नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भारत के दौरे पर आए मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। महागठबंधन में दरार के संकेत। दिल्ली में तेजस्वी की कांग्रेस आलाकमान से नहीं हो पाई मुलाकात। तेजस्वी ने सिंबल ले चुके अपने विधायकों और प्रत्याशियों को वापस पटना बुलाया। गाजा शांति समझौते का भारत ने किया समर्थन। कहा कि शांति और स्थिरता के लिए संवाद और कूटनीति के रास्ते का हमेशा पक्षधार रहा है भारत। और ट्रंप ने भी भारत को बताया महान देश। भारतीय सेना की मेजबानी में आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों का सम्मेलन। 32 देशों के सैन्य प्रमुख होंगे शामिल। और दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत से सिर्फ 58 रन दूर है भारत। 2-0 से सीरीज अपने नाम करने के इरादे से आज मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। समाचार विस्तार से। बिहार में चुनावी दंगल से पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर घमासान का संकेत मिल रहा है और दिल्ली में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव की कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक नहीं हो पाई और बगैर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के उन्हें पटना लौटना पड़ा। बिना बैठक किए तेजस्वी के लौटने से कांग्रेस और मुकेश सहनी दोनों बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली से देर रात पटना वापस लौटे तेजस्वी यादव ने सिंबल ले चुके अपने विधायकों और प्रत्याशियों को वापस पटना बुलाया। पटना में राबड़ी आवास पर विधायकों को एकजुट किया गया। तेजस्वी यादव ने इस कदम से महागठबंधन में दरार के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट देना शुरू कर दिया है। इस्लामपुर से पार्टी ने राकेश कुमार रोशन को टिकट दिया है। तो वहीं डॉक्टर संजीव को परबता सीट से, जबकि बोगो सिंह को मटिहानी सीट से मैदान में उतारा गया है। और दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई उम्मीदवारों को राजद का सिंबल दिया और इसमें संदेश सीट से दीपू यादव, मनेर सीट से भाई वीरेंद्र, मसौड़ी सीट से रेखा पासवान और साहिबपुर कमाल सीट से लल्लन सिंह और हथुआ सीट से राजेश कुशवाहा शामिल हैं। आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों में आई तल्खी सोशल मीडिया पर भी नजर आने लगी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और राजद सांसद मनोज झा ने शेरो शायरी के जरिए एक दूसरे पर तंज कसा। मनोज कुमार झा ने रात में एक्स पर लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। झा ने इसे हर अवसर के लिए प्रासंगिक बताया। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जवाब दिया है कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है और अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। अब देखना यह है कि सीटों पर रसाकशी के बीच महागठबंधन में महाभारत होगी या मतभेदों के भंवर को पार कर उसकी नैया सीटों के बंटवारे से के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर पाएगी। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के मानेसर में एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन करेंगे। 1984 में स्थापित इस बल ने देश को आतंकवाद और बंधक संकटों से सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है। एनएसजी भारत का एक विशेष सुरक्षा बल है जिसे आतंकवाद से निपटने और संवेदनशील ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए बनाया गया है। भारतीय सेना आज संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों यूएनटीसीसी के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली में आज से 16 अक्टूबर तक इस सम्मेलन का आयोजन होगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अहम योगदान देने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भाग लेंगे। UNTCC एक महत्वपूर्ण मंच है जो परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों, आपसी सहभागिता, निर्णय प्रक्रिया में समावेशिता और शांति स्थापना को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण की भूमिका पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। ये सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है कि भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए अवर महासचिव USG DPO जीन पियरे लेक्रो इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भारत ने गाजा शांति समझौते का स्वागत किया है और आशा व्यक्त की है कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित मध्य पूर्व शांति सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और इस दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से मुलाकात की। भारत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन करते हुए मिस्र और कतर की भूमिका की सराहना की। भारत ने कहा कि वह पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए हमेशा संवाद और कूटनीति के रास्ते का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सभी शेष बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के बाद आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की कोशिशों को और मजबूत करना था, जो राष्ट्रपति ट्रंप की स्थायी शांति की परिकल्पना के अनुरूप है। भारत ने यह भी दोहराया कि वह फिलिस्तीनी मुद्दे के दीर्घकालिक और न्यायपूर्ण समाधान के लिए लंबे समय से 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए हर संभव प्रयास का समर्थन करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की प्रशंसा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा मित्र बताया है। कल मिस्र में शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां शानदार काम किया है। गाजा में इजराइल हमास युद्ध समाप्ति करने के लिए ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद उन्होंने ये टिप्पणी की है। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई देने के लिए फोन पर की गई बातचीत के कुछ दिनों बाद आया है। भारत दौरे पर आए मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा संभव है। राष्ट्रपति उखना आज सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति उखना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच वर्ष 1955 से राजनयिक संबंध हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी है। और इससे पहले कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख से भारत की राजकीय यात्रा के दौरान मुलाकात करना सम्मान की बात है। आध्यात्मिक पड़ोसियों और वैश्विक दक्षिण के सदस्यों के रूप में हमारी रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने के उनके गर्मजोशी भरे विचारों की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति खुरेलसुख के साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। दिल्ली NCR में ठंड दस्तक दे चुकी है और रात के समय अब हल्की ठंड महसूस की जा रही है और जबकि दिन में धूप राहत दे रही है। मौसम विभाग के अनुमान है कि
तापमान सामान्य रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री का उतार चढ़ाव हो सकता है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए केरल और तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और लक्षद्वीप में 17 और 18 अक्टूबर को भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। IMD के मुताबिक आज से 17 अक्टूबर तक कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली के साथ तूफान की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को तटीय क्षेत्रों पर न जाने की चेतावनी दी है। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हीट। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। GST कटौती से महंगाई में बड़ी गिरावट आने से खुदरा मुद्रास्फीति दर 8 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति दर सितंबर में कम होकर 1.54% हो गई है। यह महंगाई का जून 2017 के बाद सबसे निचला स्तर है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर में अगस्त के मुकाबले 0.53% की कमी आई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि खाद्य महंगाई दर सितंबर में -2.28% रही। ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर -2.17% और शहरी इलाकों में खाद्य महंगाई दर -2.47% रही है। तो वहीं महंगाई दर में कमी की वजह GST सुधार को माना जा रहा है, जिससे देश में दैनिक उपभोग से लेकर गाड़ियों तक की कीमतों में कमी देखी गई है। सरकार की ओर से बताया गया है कि सितंबर में आवासीय मुद्रास्फीति 3.98% रही है, जो कि अगस्त में 3.09% थी। शिक्षा की मुद्रास्फीति की दर सितंबर में 3.44% रही है, जो कि अगस्त 2025 में 3.60% थी। परिवहन और संचार में मुद्रास्फीति दर सितंबर 2025 में कम होकर 1.82% हो गई है, जो कि अगस्त 2025 में 1.94% थी। वहीं ईंधन और ऊर्जा में खुदरा मुद्रास्फीति दर सितंबर में 1.98% रही है, जो कि अगस्त में 2.32% थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए महंगाई दर के अनुमान को 2.1% से घटाकर 1.8% और तीसरी तिमाही के अनुमान को 3.1% से घटाकर 1.8% और चौथी तिमाही के लिए 4% कर दिया गया है। RBI ने बताया है कि वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में महंगाई 4.5% रह सकती है। केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में GST की दरों में कटौती करके आम लोगों को राहत दी है। देश के हर वर्ग और समूह के लोग इस पहल पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। GST बचत उत्सव के तहत चाहे घरेलू महिलाएं हों या व्यापारी, सभी ने नई उमंग और उत्साह का संचार हो गया है। और इसी क्रम में पुणे के व्यापारियों और महिलाओं का कहना है कि उन्हें इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। उन्होंने GST की दरों में कटौती के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने GST कटौती का जो नियम अभी लागू किया है, उससे हमें ये फ़ायदा होने वाला है कि अभी ये फ़ायदे से हमारे जो महीने का किराना खर्चा होता है या फिर हमारे खाद्य के जो भी हम परचेस करते हैं उसमें, या फिर कपड़ा खरीदी करते हैं, तो उसमें ये कटौती लगाने के वजह से हमारे सब मेरे जैसे आम गृहिणी को और ये मेरे जैसे अनेक गृहिणी को इसका फ़ायदे होने लगा। छोटे ट्रैक्टर पे हम देखते हैं 40, 45, 50 हज़ार से लेके और लगभग 1 लाख तक बड़े ट्रैक्टर पे छूट मिली है। और जो किसान 50-55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर खरीदते हैं उनको सीधा 1 लाख रुपए का लाभ मिला। तो वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर के व्यवसायों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने GST बचत महोत्सव की जो शुरुआत की है, जिसमें काफ़ी चीज़ों की GST की दर गिराई है। किसानों को जो छूट मिली, छोटे वेरिएंट से आप देखेंगे बड़े वेरिएंट तक जाते हैं तो 25-30 हज़ार से लेकर 55-60 हज़ार तक की छूट किसानों को हमारे मिल रही है।
छोटे ट्रैक्टर पे हम देखते हैं 40, 45, 50 हज़ार से लेके और लगभग 1 लाख तक बड़े ट्रैक्टर पे छूट मिली है। हमने पिछले साल अभी 7-8 हार्वेस्टर बेचे न्यू हॉलैंड कंपनी के, तो उस पर 1.5 से 2 लाख रुपए की छूट आई है। जीएसटी कम होने के कारण, दिवाली का डिस्काउंट होने के कारण कस्टमर काफ़ी परचेजिंग कर रहा है। बीकानेर जिला परिषद सभागार में फ्लिपकार्ट द्वारा आयोजित डिजिटल सक्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे, जहां उन्होंने 278 लखपति दीदियों को 2 करोड़ रुपए के ऋण वितरण चेक भेंट किए। मेघवाल ने बताया कि लखपति दीदी योजना महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में नई गति दे रही है। उन्होंने कहा है कि जब महिलाएं बड़े सपने देखेंगी तो समाज भी उनके साथ आगे बढ़ेगा और अब तक जिले में 23,926 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। फ्लिपकार्ट वाले भी आए हुए थे, डिजिटल इंडिया से इनको जोड़ रहे हैं, इनको मार्केटिंग उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस तरह का जो एक कार्यक्रम है जो महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा और परिवार की इनकम बढ़ाने भी महिलाओं का जब योगदान होगा तो निश्चित रूप से उनकी इज्जत भी बढ़ेगी और जो डेवलपमेंट होने वाला है वो महिला नेतृत्व करेगी उस डेवलपमेंट का। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह के ताज़ा आंकड़े जारी कर दिए हैं। 12 अक्टूबर तक देश में कुल कर संग्रह 13.92 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.36% अधिक है। अप्रैल से लेकर 12 अक्टूबर तक सरकार द्वारा आयकर दाताओं को जारी किए गए रिफंड में 16% की कमी देखी गई है। रिफंड जारी करने के बाद सरकार के शुद्ध टैक्स कलेक्शन में 6.33% की बढ़ोतरी हुई है और ये 11,89,000 करोड़ रुपए के स्तर पर रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी राज्य के वित्तीय लेखे 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश वित्तीय अनुशासन और निवेश के मामले में देश के सभी 28 राज्यों में अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,03,227 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया, जो देश में सर्वाधिक है और ये राशि राज्य की शुद्ध लोक ऋण प्राप्तियों का 210.68% है, जो दर्शाता है कि सरकार से लिया गया ऋण केवल विकास और पूंजी निर्माण के कार्यों में लगाया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार ये एक आदर्श वित्तीय स्थिति मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में राजस्व व्यय पर नियंत्रण रखते हुए निवेश और पूंजीगत खर्च में नया इतिहास रचा है। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और विकास उन्मुख नीतियों के चलते राज्य को देश का फाइनेंशियल रोल मॉडल स्टेट कहा गया है। सीएजी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां उसके राजस्व व्यय से अधिक रही हैं, यानी कि राज्य राजस्व बचत की स्थिति में है और राज्य का स्वयं का राजस्व कर एवं करेतर राजस्व प्राप्तियों का 45% रहा है, जबकि हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात जैसी औद्योगिक राज्यों में ये 70 से 80% के बीच रहा है। राज्य ने अपने कुल व्यय का 9.39% निवेश पर खर्च किया, जो महाराष्ट्र के 3.18% और गुजरात के 3.46% और बिहार के 1.65% से कहीं अधिक है। तो वहीं 2013 से 14 से लेकर 2022-23 के बीच केंद्रीय करों में सर्वाधिक राशि उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त हुई है। प्रतिबद्ध व्यय के तहत राज्य ने कुल राजस्व व्यय का 42.57% वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर खर्च किया, जो हरियाणा के 55.27% और तमिलनाडु के 50.97% से कम है। केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों को संगठित सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी की है।
ईपीएफओ के माध्यम से सरकार ने कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 की घोषणा कर दी है और इस योजना में साल 2009 से 2016 तक ईपीएफओ से छूटे हुए पात्र कर्मचारियों को नामांकन का मौका मिलेगा। 1 नवंबर 2025 से नामांकन अभियान शुरू होगा जो 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा और इस अभियान का मकसद पहले से ईपीएफओ में पंजीकृत और कर्मचारी भविष्य निधि 1952 के दायरे में आने वाले नए नियोक्ताओं के नामांकन को प्रोत्साहित करना है। 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी भी प्रतिष्ठान में शामिल हुए लोग जो काम कर रहे हैं लेकिन ईपीएफओ में नामांकित नहीं थे, उन्हें भी अब नामांकित किया जा सकेगा। और सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के लिए भविष्य निधि योजना के कर्मचारी के हिस्से को भी माफ करने का फैसला किया है और इस अवधि के लिए सिर्फ नियोक्ता को अपने हिस्से का भुगतान करना होगा और इस योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं को 1 लाख रुपए का भुगतान बतौर दंड करना होगा। अर्थशास्त्र में इस साल का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को मिला है। ये सम्मान उन्हें आर्थिक विकास को समझने में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संबंध पर गहराई से काम किया है। साल 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट के नाम की घोषणा हुई है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इकोनॉमी में 2025 के नोबेल की घोषणा की। नोबेल पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के काम के लिए दिया जा रहा है। मोकिर ने ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल निरंतर विकास के सामान्य बनने के कारणों को उजागर करने के लिए किया। अगियन और हॉविट ने निरंतर विकास के पीछे के तंत्र का अध्ययन किया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने अल्फ्रेड नोबेल 2025 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिस्क बैंक पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित पुरस्कार का आधा हिस्सा मोकिर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा हिस्सा अगियन और हॉविट को संयुक्त रूप से रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए दिया गया। Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2025 to Joël Mokyr, Northwestern University, USA, Philippe Aghion, Collège de France and INSEAD, France, and London School of Economics, UK, and Peter Howitt, Brown University, USA, for having explained innovation-driven economic growth. नोबेल समिति के अनुसार इन अर्थशास्त्रियों ने ये सामने रखा कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है। तकनीक तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। अकादमी ने कहा, पिछली 2 शताब्दियों में इतिहास में पहली बार दुनिया ने सतत आर्थिक विकास देखा है। इसने बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और हमारी समृद्धि की नींव रखी है। वहीं तीनों अर्थशास्त्रियों की बात की जाए तो जोएल मोकिर संयुक्त राज्य अमेरिका के इनवास्टन स्थित नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि फिलिप अगियन पेरिस स्थित कॉलेज डी फ्रांस और इंसीड तथा ब्रिटेन स्थित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हॉविट संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोविडेंस स्थित ब्राउन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को औपचारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल बैंक ने इसे 1968 में 19वीं सदी के स्वीडिश व्यवसायी और रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शुरू किया था, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। तब से ये पुरस्कार कुल 96 विजेताओं को 56 बार प्रदान किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार समिति ने इन तीनों विद्वानों के नाम की घोषणा करके ये साफ कर दिया है कि उनके आर्थिक मॉडल और विश्लेषण वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव को मिनी ब्राजील कहा था, तो तभी खेल के द्रोणाचार्यों को ये आभास हो गया था कि इस छोटे से गांव के फुटबॉल खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। अब वही खिलाड़ी जर्मनी से विशेष प्रशिक्षण लेकर भारत लौट चुके हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इन खिलाड़ियों ने प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किए। नवनीत सहगल ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ये पहल नए भारत की खेल प्रतिभा की सच्ची झलक है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन खिलाड़ियों के अनुभव से भारतीय फुटबॉल को नई दिशा मिलेगी और गांव स्तर पर खेलों को बढ़ावा मिलेगा। मुझे जर्मनी जाने का मौका दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने हमारे इस इतने छोटे से गांव विचारपुर का नाम जर्मनी तक पहुँचाया और हमें जर्मनी जाने का मौका दिया। और मैं जर्मनी जाकर बहुत खुश थी क्योंकि हमें वहाँ इंटरनेशनल लेवल की प्रैक्टिस दी गई और हमें सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया जो हमें नहीं आता था। देखिए, ये जो 5 बच्चे जिनको जर्मन के क्लब ने अडॉप्ट किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात और उनके पहले जो पॉडकास्ट था उसमें किसी जर्मन ने एक क्लब के लोगों ने ये सुना और उन्होंने इन बच्चों को अडॉप्ट किया और इनको ट्रेन किया। ये दिखाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कितना खेलों के प्रति उनकी एक सोच है और इन बच्चों ने उस सोच को ज़मीन पे उतारने का काम किया। इसी प्रकार जब बच्चे अच्छा उनको एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा सीखेंगे, तो फुटबॉल में भी हम लोग काफ़ी आगे जाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा ये समाचार यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।